मैंने सिर्फ पिछला ख़त्म करना है बस, और उसमें मेरा थ्योरी वाला हिस्सा बचा है। पर है तो ज़्यादा ही, लेकिन देखते हैं। अच्छा भाई, ये प्रोग्राम था जो हमने लास्ट टाइम किया था, एक लूप बनाया था, और मैंने तुम्हें 2 प्रोग्राम्स करने को कहे थे। उन 2 की तरफ आता हूँ, अभी देखता हूँ टाइम बचता है या नहीं। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, वो लाज़मी करना है, लेकिन वो एक्चुअली पिछले होएँगे तो वो होएगा, ये भी उसमें मसला है। खैर देखते हैं। जो जंप्स आपने की हैं ना, उनको कहते हैं कंडीशनल जंप्स। आपने जितनी जंप्स की हैं उनके नाम देखो क्या है। जंप इफ कैरी, जंप इफ ज़ीरो, जंप इफ नो कैरी, जंप इफ इक्वल। हर एक के अंदर इफ आता है, हर एक के अंदर कंडीशन आती है, ठीक है? तो वो कंडीशनल जंप्स थे। अनकंडीशनल जंप सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है जेएमपी, ठीक है? खाली जेएमपी। जेएमपी का जो निमोनिक है वो अनकंडीशनल समझ गया ना, कि बस ये जंप लगनी लगनी है। तो इसका एक बड़ा कॉमन इस्तेमाल है। बहुत ही कॉमन इस्तेमाल है इसका। अ, वो ये है कि तुम अभी तक प्रोग्राम ऐसे लिख रहे थे कि जहां पे तुम्हारा प्रोग्राम एंड होता था, जहां पे एंड करते थे, उसके बाद डेटा लिखते थे, ठीक है? हालांकि सी प्लस प्लस में तुम ऐसे नहीं लिखते, डेटा तुम्हारे प्रोग्राम का हिस्सा होता है। तो अब हम करते इस तरह है कि अब से हम डेटा को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, यानी प्रोग्राम के अंदर ही डेटा लिखते हैं। लेकिन प्रोग्राम की जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो हुआ करेगी जंप स्टार्ट, ठीक है? और स्टार्ट हम यहाँ पे एक लेबल बना दें। तो जेएनपी मेरे पास वो वाहिद जंप है। देखो उस दिन हमने यूज की थी ये वाली जंप्स, जेएनई, जेएनजी, जेसी, इस तरह की चीजें। ये सब कंडीशनल जंप्स थे, किसी खास कंडीशन की बुनियाद पे ये जंप लगती थी। जेएमपी अनकंडीशनल है, जहां पे भी जेएमपी लिखा हुआ आएगा आंखें बंद करके जंप लगा दो, बस खत्म। तो लगानी कहाँ पे है? उसने स्टार्ट पे लगानी है। अब होएगा क्या कि प्रोग्राम स्टार्ट होएगा तो पहली लाइन उसकी है जंप स्टार्ट, तो वो सीधा जंप करके आ जाएगा स्टार्ट पे। तो ये जो डेटा वाला हिस्सा था ये स्किप हो जाएगा। सारा मसला ये है कि अगर आप इस डेटा वाले हिस्से को एग्जीक्यूट कर दो, तो असेंबलर इतना अकलमंद नहीं है कि वो इसको डिफरेंशिएट करेगा, वो इसको मतलब वो करने की कोशिश करेगा, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर देगा। तो हमारा हर प्रोग्राम अब इस किताब में इस उसके ऊपर चलेगा, इस स्टैंडर्ड के ऊपर चलेगा कि हमेशा हमारी पहली लाइन हुआ करेगी जंप स्टार्ट, फिर डेटा हुआ करेगा, और फिर आगे जाके स्टार्ट का लेबल होएगा जहां से वो चलना शुरू होएगा। तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक तो डेटा जो है वो तुम्हारे प्रोग्राम का हिस्सा बन गया, ये एक काफ़ी ज़रूरी बात है। और दूसरी ये है कि अब हर प्रोग्राम किताब में ऐसे ही चलेगा, वो जंप स्टार्ट करके ही चला करेगा। दूसरी छोटी सी बात है रिलेटिव एड्रेसिंग, जो मैं जिक्र नहीं कर रहा एक्चुअली। मतलब इसमें वो सेगमेंट एसोसिएशन वाला चक्कर है जो लास्ट टाइम हमने किया था, पता नहीं वो कितना समझ आया था। ये तो है ही नहीं। ये क्या हुआ है? तो मैंने सेव नहीं किया, सॉरी, मैंने सेव नहीं किया। तो, तो मुझे सेव करके इसको कंपाइल भी करना पड़ेगा। तो nesum first dot asm minus o first dot form aft first dot form। अब जरा ये देख लेना, यहां से स्टार्ट होता था, जब स्टार्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जंप 119। अब ये जो लेबल्स थे ये सिर्फ स्टिकर्स थे जो इसके ऊपर, कोड के ऊपर तुम लगा देते हो, ठीक है? एक्चुअली इनके पीछे एड्रेस हैं, यानी इसका जो भी एड्रेस बनता है 119 वो बनता है। अब रिलेटिव एड्रेसिंग ये होती है कि तुम्हें ये पता है कि असेंबली लैंग्वेज में जब भी तुम एड्रेसिंग यूज करते हो, खाली एक नंबर से काम नहीं होता।
यानी खाली, ये देखो, यानी खाली ऑफसेट से काम नहीं होता, खाली ऑफसेट से काम नहीं होएगा, इसके पीछे साथ सेगमेंट भी लगी होगी। ठीक है, तो सेगमेंट हमेशा ही बिहाइंड द सीन्स होती है, लेकिन वो लगी हुई है, ये नहीं हम कह सकते कि नहीं लगी हुई। ठीक है ना। रिलेटिव एड्रेसिंग पूरी किताब में हमारी जान खाएगी, और मतलब वही है कि ये जो एड्रेसिंग है वो सेगमेंट और ऑफसेट मिलके करते हैं। अच्छा भाई, ये एमसीक्यूज और रट्टा है, मैं करवा देता हूँ, लेकिन ये है रट्टा। ठीक है, 3 किस्म की जंप्स हैं, नियर, शॉर्ट और फार। ठीक है, तो मैं समझा भी देता हूँ, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे रट्टा है, इसमें से काफी एमसीक्यूज आते हैं, मतलब छोटे छोटे से एमसीक्यूज आते हैं। जंप का जो ऑप कोड होता है ना, वो ई बी होता है। जंप कोई भी होए, ये तो उसका जो ऑप कोड है वो ई बी है। ठीक है, इसको तो इग्नोर कर दो, ऑप कोड को। हम बात करने लगे हैं कि उसके आगे जो लिखते हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। यानी जंप के आगे हमने एक एड्रेस लिखा है ना, ये भाई जंप के आगे ये एक नंबर लिखा हुआ है ना, एक एड्रेस लिखा हुआ है। उस एड्रेस की बुनियाद पे फैसला होता है कि जंप शॉर्ट है, नियर है या फार है। शॉर्ट जंप जो है, ये सिर्फ इसमें जो आप एड्रेस लिखते हो वो 8 बिटों पे लिखते हो। शॉर्ट जंप पे लिखा ही ये, अच्छा 8 बिटे नहीं लिखा उसने, ऐसे लिखा। तो शॉर्ट जंप पे जो एड्रेस लिखते हो, जो ऑफसेट लिखते हो, वो एक सिंगल बाइट पे यानी 8 बिटों पे लिख सकते हो। अब शॉर्ट जंप क्योंकि 8 बिटों पे लिख सकते हो, इसकी जो रेंज है, यानी ये कितनी जंप मार सकती है, ये 128 बाइट्स, 127 बाइट्स आगे जा सकती है और 128 बाइट्स पीछे जा सकती है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर तुम एक 8 बिट का नंबर लिखो उस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो जो सबसे बड़ा नंबर तुम लिख सकते हो वो 127 है, और जो सबसे छोटा नंबर लिख सकते हो वो -128 है। 3 तरीकों से इसको समझ आना चाहिए। शॉर्ट जंप क्या होती है, जिसमें एड्रेस जो है वो सिर्फ 8 बिटों पे लिख सकते हैं। शॉर्ट जंप की रेंज क्या होती है, वो कितनी जंप मार सकती है, वो मैक्सिमम 127 बाइट आगे जा सकती है करंट लोकेशन से, और 128 बाइट पीछे जा सकती है करंट लोकेशन से। यानी कोड जहां पे भी चल रहा है, जिस जगह पे भी आपने जंप लिखा है, उससे 127 बाइट आगे और 128 पीछे जा सकती है। ये शॉर्ट जंप की रेंज है। नियर जंप में जो एड्रेस लिख सकते हो वो 16 के ऊपर लिख सकते हो, यानी 2 बाइट्स के ऊपर लिख सकते हो। इसको सेगमेंट जंप कहते हैं। नियर जंप एक सेगमेंट के अंदर कहीं भी आपको लेके जा सकती है। भाई, सेगमेंट का जो एड्रेस था वो भी 16 बिटों का था, ऑफसेट का एड्रेस था वो भी 16 बिटों का था। तो अगर 16 बिटों की मदद से मैं जंप कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है उस सेगमेंट के अंदर मैं कहीं पे भी जंप कर सकता हूँ। तो ये 16 बिटों पे है, और ये इसकी डेफिनेशन है कि यूजिंग अ नियर जंप वी कैन जंप एनीवेयर विद इन अ सेगमेंट। फार जंप जो अभी तक तुमने इस्तेमाल नहीं की, वो होएगी कि उसमें तुम सेगमेंट भी बता सकते हो, ये सीएस बता रहे हो, सेगमेंट भी बता सकते हो और ऑफसेट भी बता सकते हो। तो फार जंप की मदद से तुम रैम में, मेमोरी में कहीं पे भी जा सकते हो। शॉर्ट जंप सिर्फ 127 आगे जाती है, नियर जंप पूरी सेगमेंट में कहीं भी लेके जा सकती है, और फार जंप तुम्हें पूरी मेमोरी में कहीं भी लेके जा सकती है, क्योंकि तुम सेगमेंट भी बता रहे हो और ऑफसेट भी बता रहे हो। और अब बेसिकली हमने करने हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल एक ही है, लेकिन उससे पहले मुझे वो कम से कम मैक्सिमम वाला प्रोग्राम तो करवाओ, ताकि हम कुछ इसको करने के काबिल हो। हाँ, ये था। ठीक है, तो अगर किसी ने किया है तो मैं तुम्हारा चेक कर लेता हूँ, वरना मैं फिर करता हूँ। तो बात वही है कि इसको पहले बनाने से पहले या तो इंग्लिश में लिखो या C++ में लिखो, किसी तरीके से इसको लिखो पहले, जिससे तुम्हें पता चले कि हो क्या रहा है।
तो एक तो इंट अरे यानी नम नाम की अरे होएगी और इसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंट एक मैक्स ले लेंगे जिसकी वैल्यू 0 है, मैक्स के अंदर हम स्टोर कर लेंगे कि वो है। अच्छा, अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने की टेक्निक हमेशा ये थी प्रोग्रामिंग में कि मैक्स के अंदर हम डालते थे अरे की पहली वैल्यू, ठीक है, अरे की पहली वैल्यू मैक्स में डाल देते थे। अब एक लूप चलता था जो फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक चलता था, मतलब 0 सेल स्किप कर देता था। और इसके अंदर ये होता था कि अगर अरे का अगला सेल यानी जो भी ith वाला सेल है अगर वो मैक्स वैल्यू से बड़ा है तो हम मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देते थे। ये तुम्हारे उसमें 7वें 8वें लेक्चर में था, उसमें सी प्लस प्लस में। और वैसे भी कोई गूगल कर लो थोड़ा सा कि एल्गोरिदम है क्या, तो ये एल्गोरिदम बनेगा, एंड पे आप सी आउट कर दोगे मैक्स को। जब आपको मतलब असेंबली होती इस तरह ना कि असेंबली में जब तक आपको कागज पेंसिल पे इंग्लिश, उर्दू, सी प्लस प्लस इन लैंग्वेजेस में जब तक ये क्लियर नहीं ना होता कि कैसे लिखना है, तो असेंबली में लिखने का तो सवाल ही नहीं, नो वे कि लिखा जाए। अब जब इतना आपको समझ आ गया है तो आप असेंबली में करने की इसको कोशिश कर सकते हो। तो हर प्रोग्राम की शक्ल अब ऐसी ही हुआ करेगी कि वो लिखेगा जंप स्टार्ट, ठीक है, कुछ डेटा डिफाइन करेगा, डेटा को भी मुझे मिक्स करना दो अब, 11 21 13 4 25 16 ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 48 है, तो 48 वैल्यू है जो मैं निकालना चाहता हूँ कि जो एंड पे पता चले मुझे कि निकली है। तो नम नाम की अरे है, मैक्स नाम का वेरिएबल है जिसमें 0 है, मैंने ये वाला काम किया है। अब मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे मैक्स के अंदर पहली वैल्यू डालनी है। हाँ जी, आता है ये करना, यानी ये वाला मैक्स इज इक्वल टू नम की पहली वैल्यू, ये कर सकते हैं। यार मैं लिखता रहूंगा लेकिन वो मेरे लिखने से कोड बिल्कुल 1% भी फायदा नहीं है। बात ये है, मसला ये है, बेहतर यही होएगा कि खुद ही लिखो। हाँ, तो हम कहेंगे कि मूव ए एक्स, नम पहला सेल उसमें मूव कर दिया। उसके बाद हम कहेंगे कि मैक्स के अंदर मूव कर दो ए एक्स। इसमें डायरेक्टली हम इसलिए नहीं कर सकते थे कि मेमोरी टू मेमोरी मूव है, वो डायरेक्टली नहीं हो सकती। तो नम को यानी पहली वैल्यू को हमने पहले डाला ए एक्स में, फिर ए एक्स को मूव कर दिया मैक्स में। अब मैक्स में पहली वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे एक लूप चाहिए जो 1 to 10 चलता है। अब ये लूप इतने नाम से नहीं बनता, सोच सोच के बनाना पड़ता है कि कैसे ये काम होएगा। तो उस दिन भी हमने ऐसे किया था कि हमने बी एक्स को इनिशलाइज करवाया था 0 पे शायद। हाँ, लेकिन आज 2 पे करा देना क्योंकि हमने 2 से आज स्टार्ट करना है। फिर हम अब कुछ इस तरह से कर लेंगे कि मूव ए एक्स करो नम प्लस ई एक्स। उस दिन भी यही किया था। उस दिन सिर्फ फर्क ये था कि हमने बी एक्स को 0 से स्टार्ट किया था। आज ये है कि मुझे क्योंकि फर्स्ट सेल से स्टार्ट करना है, 0 से नहीं स्टार्ट करना, इसलिए मैं उसको 2 कर रहा हूँ। यानी पहली वैल्यू नम है, अगली नम प्लस 2 है, फिर नम प्लस 4 है, फिर नम प्लस 6 8 10 12 14 16 और 18 तक जाना है मैंने, ठीक है। तो मुझे जो लूप बनाना है वो 18 तक बनाना है। तो मैं कंपेयर करता हूँ बी एक्स को 18 के साथ, जंप इफ नॉट इक्वल टू अगेन कुछ भी लेबल लिख लो और वो ये लेबल आ जाएगा, ठीक है जी। ये मेरा लूप बन गया असेंबली लैंग्वेज में जो 1 से लेके 10 तक जा रहा है। और इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे उस दिन था। तो फर्स्ट टाइम जब ये चलता है तो मैक्स के अंदर इसने वैल्यू डाली, उसके बाद बी एक्स को 2 किया, उसके बाद मूव किया अगली वैल्यू यानी 21 को ए एक्स में।
यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें ये इफ की कंडीशन बनानी है, ठीक है जी। तो इफ की कंडीशन कैसे बनाते हो, बेसिकली वो कंपैरिजन है, और कुछ है ही नहीं, और कोई चीज ही नहीं है हमारे पास। तो हम कंपेयर करते हैं ए एक्स को मैक्स के साथ। ए एक्स में क्या पड़ा हुआ है, ए एक्स में पड़ा हुआ है नम प्लस बी एक्स, यानी अगली वैल्यू, यानी अरे का जो अगला सेल है वो ए एक्स में पड़ा हुआ है। उसको कंपेयर कर रहे हो मैक्स के साथ जो अभी तक हमारे पास वैल्यू है। और अब हम कहेंगे कि जंप इफ बिलो, यानी अगर मैक्स छोटा है ए एक्स, अगर बिलो का मतलब है कि अगर मैक्स छोटा है ए एक्स है, तो आप जंप करते हो स्किप के ऊपर। अच्छा, स्किप जो है वो मैं यहाँ पे कुछ लेबल बना लेता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही होएगा ना, हाँ ऐसे ही होएगा। अगर तो मैक्स छोटा है इससे, सोर्स छोटी है डेस्टिनेशन से, तो फिर तो मुझे कुछ नहीं करना ना, फिर तो मुझे बस आगे लूप अगली दफा चला देना है। लेकिन अगर छोटी नहीं है, इसका मतलब बड़ी है, तो इसका मतलब है कि मुझे उसको अपडेट करना है। तो अब मैं मूव करूंगा मैक्स के अंदर ए एक्स पे। अच्छा, पूरा प्रोग्राम चल ऐसे रहा है कि ए एक्स मैक्स के अंदर मैंने पहले पहली वैल्यू डाली, उसके बाद एक लूप आ गया जो 10 टाइम्स चल रहा है। अब लूप करता ये है कि अगली वैल्यू पढ़ता है नम प्लस बी एक्स, अगली वैल्यू पढ़ता है ए एक्स में डालता है, फिर ए एक्स और मैक्स को कंपेयर करता है। ये वो इफ की कंडीशन है, ठीक है। और अगर बिलो होता है, अगर मैक्स उससे छोटा होता है, तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना, तो मैं ये जंप कर देता हूँ स्किप पे। अब इफ की कंडीशन ऐसे ही बनाते हो असेंबली में, तो स्किप कर देते हो, वरना आप मैक्स को अपडेट कर देते हो और ये दोबारा करते हो। अच्छा, बाय द एंड ऑफ इट जब आप ये प्रोग्राम चला लेते हो, तो आपके पास मैक्स के अंदर वो होना चाहिए, फाइनल 48 की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि मैक्स है किधर, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चल रहा। तो ये दूसरी लाइन पे मैक्स था ना, यानी यानी हमने लिखा था ना कि दूसरी लाइन पे लिखा था मूव मैक्स ए एक्स, तो वो ये लिखा हुआ है मूव 117 ए एक्स, तो मैं अपनी मेमोरी को मूव करता हूँ 117 पे, तो ये मेरा मैक्स है, ठीक है। सबसे पहले इसमें अरे की पहली वैल्यू आएगी जो 11 है, वो तो आ ही जाएगी, वो 11 आ गया, ये बी। और अब वो लूप 10 टाइम्स रन करेगा। तो मैं इसको तेज तेज चला रहा हूँ लूप को, और लूप नहीं चल रहा, ओहो सॉरी, लूप नहीं चल रहा। और मुझे वहीं पे फौरन नजर आ गया कि मैंने बी एक्स को इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं है, वो वहीं पे खड़ा रहेगा। तो एड बी एक्स टू, बी एक्स को हर दफा आगे लेके जाना था ना, तो वो मैंने नहीं किया था। फिर तो M1 को लेके जाएं 117 पे, और अगेन वही होएगा कि पहली वैल्यू 11 आ गई। अब मैं इसको चलाता हूँ 10, 12, 14, 16, 18, तो ये मेरा लूप खत्म हुआ है। बाय द एंड ऑफ इट मेरे पास मैक्स के अंदर ये मैक्स वैल्यू आ गई है कि 30 है। तो ये 30 48 होएगा ना, मतलब उम्मीद है। तो हेक्स के अंदर 30 जो है वो डेसिमल में 48 होएगा, ठीक है। हमें ये पता था कि हमारे पास जो अरे में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 48 थी। तो बाय द एंड ऑफ इट वो उसके अंदर मैक्स के अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए वो 48 आनी चाहिए, यानी हाईएस्ट वैल्यू आनी चाहिए। दूसरी बात है कि इसको अब चलाना प्रोग्राम तो काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि ये कोई 100 एक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, विच मीन्स कि अगर लूप में 10 इंस्ट्रक्शंस हैं और लूप 10 दफ़ा चल रहा है, तो वो 100 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अब 100 इंस्ट्रक्शंस को आप एक एक करके चलाना तो बहुत ही, मतलब पता नहीं कैसे करोगे। तो इसको डिबग करना पड़ता है, आपको खुद आदत डालनी पड़ती है कि भाई आप देखें हम लूप किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने बनाया है, मेरे बनाने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है।
पर खैर अब ये करना है हमने, तो ये ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। हर चैप्टर के अंदर सिर्फ एक प्रोग्राम है जो हमने करना है, वो बबल सॉर्ट है। ठीक है, वो ये है कि हमने, अब ये वाला बुक में नहीं था जो मैंने अभी आपको करवाया, अब ये वाला बुक में है, बबल सॉर्ट ऑन 10 नंबर्स। ठीक है, तो वेरी सिंपली बबल सॉर्ट करनी है। अब बबल सॉर्ट आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं याद करवा देता हूँ। तो बबल सॉर्ट ऐसे चलती थी कि मेरे पास एक अरे है, ये पहली वो देखो ना लाइन, ये अरे है मेरे पास, मैं पहली दो रकमों को कंपेयर करता हूँ, सिर्फ पहली दो को, 60 और 55। क्या ये सही तरतीब में है? नहीं, ये सही तरतीब में नहीं है, इनको स्वैप कर दो। ठीक है, जब इनको स्वैप करोगे 55 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा। अब जैसे ही तुम स्वैप स्वैप करते हो, एक फ्लैग रख लो अपने पास, स्वैप फ्लैग। ठीक है, एक फ्लैग रख लो, स्वैप फ्लैग, उसकी वैल्यू यस कर दो। जब भी स्वैप करोगे, सोचना नहीं है, जब भी स्वैप करोगे उसको यस कर दो। खैर, अच्छा, पहली दो को कंपेयर किया, अब अगली दो को कंपेयर करो। अगली दो है 60 और 45, ये भी तरतीब में नहीं है, तो 45 पहले आ जाएगा, 60 बाद में आ जाएगा, स्वैप होएगा। तो उसके बाद आखिरी दो को कंपेयर करो, ये भी तरतीब में नहीं है, तो फिर इनको स्वैप कर दोगे, 58 पहले आ जाएगा, 60 वो उसमें आ जाएगा। जब तुम अरे के एंड तक पहुंच चुके हो, तो तुमने ये देखना है कि अगर स्वैप फ्लैग यस है, अगर स्वैप हुआ है, सॉरी अच्छा ये नहीं है, ये है स्वैप फ्लैग। अगर स्वैप फ्लैग ऑन है, यानी स्वैपिंग कहीं पे स्वैपिंग हुई भी है, तो फिर अभी अरे सॉर्ट नहीं हुई, अभी तुम्हें दोबारा वो करना है। ठीक है ना? अच्छा, अब दोबारा शुरू करो, 58 इधर आ गया, 60 इधर। अच्छा, अब ये होता है, अब ये अरे है, वही है 55 45 वो। जब अरे के एंड पे पहुंच गए, दोबारा शुरू हो गए। अच्छा, अब दोबारा देखो तरतीब में है, नहीं, स्वैप कर दो। फिर अगले दो को देखो तरतीब में, हाँ ये तरतीब में है, वेरी गुड। फिर अगले दो को देखो, वो भी तरतीब में है, वेरी गुड। तो हुआ ये है कि सिर्फ एक स्वैपिंग हुई है, तो स्वैप फ्लैग ट्रू होएगा। तो बेसिकली ये काम उस वक्त तक दोहराते रहते हो जब तक स्वैप फ्लैग ट्रू रहता है। तो अगेन, द ओनली वे टू राइट दिस इज कि पहले सी प्लस प्लस में तो लिखो ना, फिर वो बात बनेगी कि उसमें कैसे लिखना है। तो इन नम वही आप अरे डिक्लेयर कर लो। इसमें अब आपके पास एक स्वैप नाम का फ्लैग डिक्लेयर होएगा, काफ़ी चीज़ें डिक्लेयर होएंगी। तो देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि क्या, किस तरह से हम करेंगे। अब हमारा प्रोग्राम बेसिकली ये करता है, इंट स्वैप है और इसकी वैल्यू कर दो ट्रू। ट्रू करना है, फॉल्स फॉल्स करता है, ट्रू करता है, पता नहीं, पता नहीं, देखते हैं। 0 1 कर दो, ज़्यादा आसान है, स्वैप की वैल्यू 0 कर दो। ठीक है, अच्छा, अब मैं कहूँगा वाइल स्वैप इज 0, तो मेरा ये प्रोग्राम चलेगा। हमने ये कहा है ना कि भाई जब तक स्वैप यस रहेगा, ट्रू ऑन रहेगा, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। अच्छा, अब करना क्या है, हमें बबल सॉर्ट करनी है। तो बेसिकली हमें इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, आई लेस देन, इस बार 9 तक जाना है, 10 तक नहीं जाना है इस बार, क्योंकि वो एक सेल पीछे तक लाओगे ना। तो अब बबल सॉर्ट में करना क्या है, तुमने दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो तुम नम का आई अगर बड़ा है नम के आई प्लस 1 से, बबल सॉर्ट में हमेशा एडजेसेंट वैल्यूज कंपेयर होती थी ना, कि नम का आई अगर बड़ा है नम के आई प्लस 1 से, तो तुम यहाँ पे स्वैप कर सकते हो। स्वैपिंग का कोड इसलिए नहीं लिख रहा कि वो तो बहुत ही बच्चों वाली बात है ना, मतलब वो सिर्फ आपने मतलब वैल्यू स्वैप करनी है ना। स्वैप करने के बाद आपने ये काम भी करना है कि स्वैप करने के बाद आपने ये भी करना है कि आपने स्वैप फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देनी है। स्वैप फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी अब 1, यानी डेटा तो स्वैप स्वैप करने का मतलब समझ गए ना यार, वो डेटा स्वैप करना है, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। उसके बाद वो जो स्वैप फ्लैग चल रहा है उसकी वैल्यू 1 कर देनी है, और बस खत्म, मेरा ख्याल है, दैट्स इट।
देखो जरा, मेरे ख्याल में तो बस ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब वो चलेगा तो वो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल को कंपेयर करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो सेकंड और थर्ड को, थर्ड और फोर्थ को। वेरी गुड, ये मेरी पूरी अरे कंपेयर हो जाएगी। अच्छा, जब ये खत्म होता है और वाइल लूप स्टार्ट होता है तो वाइल चेक करता है कि अगर स्वैप फ्लैग की वैल्यू 0 है आ, तो वो ये काम करता है। तो काम उल्टा होएगा, फिर काम उल्टा होएगा। तो इसको हमें करना पड़ेगा कि स्वैप फ्लैग की वैल्यू 1 है और इनिशलाइज भी 1 पे करना पड़ेगा। और आपको थोड़ा सा ट्रिक ये खेलना पड़ेगा कि हर दफा आपको स्वैप फ्लैग को वो करना पड़ेगा, इनिशलाइज करना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा ट्रिक आपको खेलना पड़ेगा। यानी जैसे ही आप वाइल लूप के अंदर आओगे आपको हर दफा स्वैप फ्लैग को 0 करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब फॉर लूप के अंदर घुसने से पहले स्वैप फ्लैग 0 हो गया। अब अगर मैं फॉर लूप में से निकल आता हूं बाहर और स्वैप फ्लैग अभी भी 0 होता है तो दैट मीन्स के सॉर्टिंग हो गई है। यानी अगर मैं बेसिकली मैंने स्वैप फ्लैग को रीसेट किया, यहाँ पे 0 किया, उसके बाद मैंने सारी स्वैपिंग करनी शुरू की। अगर कहीं पे भी स्वैप नहीं हुआ तो एंड तक फ्लैग ऑफ ही होएगा ना। दैट मीन्स कि वो अब मुझे उसकी जरूरत नहीं रहेगी। करनी है हिम्मत बनाने की। तो फिर वही सिचुएशन है कि मैं बना तो देता हूँ लेकिन वो मेरे बनाने का कोई फायदा नहीं है, कतन कोई फायदा नहीं। तो मेरे पास एक अरे है, इस बार मैं एक स्वैप फ्लैग लूंगा। ठीक है, स्वैप फ्लैग की वैल्यू 0 है, ठीक है। नहीं, इनिशलाइज मैं 1 पे कर रहा हूँ, तो स्वैप फ्लैग की वैल्यू मैं इनिशलाइज पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी, 1 के ऊपर कर रहा हूँ। अब मेरा सारा प्रोग्राम बेसिकली है ये कि वो एक लूप के अंदर है, वाइल स्वैप वाले लूप के अंदर। तो असेंबली ऐसे नहीं चलती कि जैसे ये वाइल लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे उसको कुछ लिख दूँ, ऐसे नहीं चलती। तो मैं सबसे पहले स्वैप फ्लैग की वैल्यू 0 करता हूँ, विच मीन्स के मूव वर्ड स्वैप 0, ये हो गया। अच्छा, अब मैं ये लूप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो लूप की तो आपको काफ़ी आदत पड़ गई होगी। तो मूव बी एक्स 0, ये मेरा लूप स्टार्ट हो गया। यहाँ से मैं अपना लूप लूप लिख लूंगा और लूप के अंदर करूंगा ये कि उसको लेके कहाँ तक जाना है, मूव बी एक्स इस बार 16 तक लेके जाना है आपने। इस बार याद रहे, आपने एंड तक नहीं जाना, 16 तक लेके जाना है आपने। तो सॉरी, मूव, कंपेयर कंपेयर करो इसको इसके साथ, जंप इफ नॉट इक्वल अगेन। तो ये मेरा एक लूप बन गया। वेरी गुड, ये मेरा लूप है जो 9 दफा एग्जीक्यूट कर जाएगा। जब ये लूप एग्जीक्यूट कर जाता है तो मुझे ये वाइल का लूप भी चलाना है। अब मुझे चेक करना है कि क्या स्वैप फ्लैग की वैल्यू 1 है या 0 है। तो अब जब मैं इस लूप से बाहर निकलूंगा, ये जो अंदर वाला फॉर का लूप है, जब मैं इससे बाहर निकलूंगा तो मैं आके चेक करूंगा कि भाई मेरे स्वैप फ्लैग की क्या पोजीशन है। अगर तो स्वैप फ्लैग अभी 1 हुआ, अगर तो स्वैप फ्लैग 1 है, जंप इफ इक्वल कर दूंगा स्टार्ट के ऊपर, यानी ये वो वाइल का लूप है। जब मैं अंदर वाले फॉर के लूप से बाहर निकलूंगा तो मुझे ये वाइल का लूप बनाना है। तो अंदर वाला फॉर का लूप ये है जो 10 दफा चलेगा और जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं देखूंगा कि स्वैपिंग हुई भी है, हाँ हुई भी है, तो फिर मैं जंप कर दूंगा स्टार्ट के ऊपर। गुड हो गया। अब लूप के अंदर करना क्या था, वो ये करना था, इफ num1 इज ग्रेटर देन वो। तो मुझे पहली रकम मैं उठाता हूँ और ए एक्स में डालता हूँ। पहली रकम कैसे उठेगी, वो उठेगी नम प्लस बी एक्स से। ये मैंने पहली रकम उठाई और ए एक्स में डाल दी। इसको मैं कंपेयर करता हूँ अगली रकम से। अगली रकम कैसे आएगी, नम प्लस बी एक्स प्लस 2, यानी अगला सेल ना। भाई नम प्लस बी एक्स तो मेरा सेल है, उससे अगला सेल क्या होएगा, +2 करके पहुंचोगे। अब यहाँ पे अगर
पहली रकम, अगली रकम अगर बड़ी है, जंप पे बिलो मैं कहूंगा, यानी अगर पहली रकम छोटी है तो मैं स्किप पे जाऊंगा, और स्किप यहाँ पे कर लो। यहाँ पे मेरा स्वैपिंग का कोड आएगा, और स्वैपिंग के कोड के बाद हम बेसिकली फ्लैग, उसको फ्लैग को बंद कर देते हैं ना, तो मूव कर देंगे वर्ड स्वैप में 1। बेसिकली हमने करना क्या था कि हमने, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हमने स्वैपिंग करनी थी, और उसके बाद स्वैप फ्लैग को बंद कर देना था, और मेरा ख्याल है बस प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये इनर लूप है, और इस इनर लूप के अंदर ये मतलब नेस्टिंग हुई हुई है ना, तो ये आउटर लूप चल रहा है। स्वैपिंग कैसे करते हो? स्वैपिंग हमेशा ऐसे करते हो जैसे प्रोग्रामिंग में करते आए हो आज तक, कि कभी भी डायरेक्टली नहीं करते, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हो जिसके अंदर ये काम करते हो। तो मैं dx ले रहा हूँ जो टेम्पररी है, तो मैं dx के अंदर डाल रहा हूँ नम नम प्लस dx प्लस 2। भाई स्वैपिंग करनी किस किस की है? नम प्लस dx तो ऑलरेडी कहाँ पड़ा हुआ है, वो ax में पड़ा हुआ है, और दूसरी रकम जो है वो ये वाली है। तो अब मैंने दूसरी रकम को उठा के dx में डाल दिया। अब जो वो है नम प्लस dx, वहां पे मैं रख दूंगा dx को सिंपल, और जो अगली वैल्यू है यानी नम प्लस bx प्लस 2, उसके अंदर मैं रख दूंगा वो जो पहली वैल्यू मैंने स्टोर करवाई हुई थी ax के अंदर। खत्म। यानी नम प्लस bx जो मैंने उठा के पहले रखा था ax में, अब जब वापस जा रहा हूं तो मैं dx की वैल्यू उसके अंदर डाल के जा रहा हूं। इसी तरह नम प्लस bx प्लस 2, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले dx में डाला था, अब मैं ax की वैल्यू उसके अंदर डाल के जा रहा हूँ। ठीक है, ये स्वैपिंग हो गई। इसको तो देखना भी एक मतलब मुसीबत ही है। ये मुसीबत इसलिए है कि इसमें कोई मतलब 500 इंस्ट्रक्शंस चलेंगी, मतलब ये कोई लूप पता नहीं कितनी दफा चलेगा, तो इसको आप देखना तो मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। तो कोशिश करते हैं। तो अरे मेरी पड़ी हुई है 103 के ऊपर, ये मुझे यहाँ से पता चला है। ठीक है, तो मैं कहूँगा M1 103, ये मेरी अरे पड़ी है। अब इसको देखने का कोई तरीका नहीं है। बेसिकली ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10, यहाँ तक अरे है तुम्हारी। जब मैं इसको चलाऊंगा तो तुम्हें बबलिंग नजर आएगी। बबलिंग क्या होती है कि पहली दो वैल्यू स्वैप हो रही होंगी, कहीं भी स्वैपिंग नहीं हो रही, फिर तो काम खराब है। हाँ, वही वही काम खराब है जो पिछली दफा था। dx की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट नहीं की। एड dx टू, भाई अगेन हम अरे को देखेंगे, तो अरे 103 पे पड़ी हुई है, तो M1 103 पे गया। ये मेरी अरे पड़ी है। जब मैं दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ ये बबलिंग नजर आएगी, ये स्वैपिंग हो रही है। ठीक है, ये स्वैपिंग हुई, यहाँ खत्म हो गया। मेरा ख्याल है फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, अब दोबारा सेकंड राउंड शुरू हो गया। तो अगेन ये बबलिंग नजर आएगी। ठीक है, और इसको अगर बहुत ही अच्छे तरीके से देखना चाहते हो ना, तो अरे को ऐसा कर दो कि बिल्कुल ही गलत कर दो, उल्टा कर दो बिल्कुल। सॉरी। अगर इसको जरा सही तरह से देखना चाहते हो कि तुम्हें नजर आए स्क्रीन पे, तो फिर अरे को बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा कर दो कि आपको हर स्टेज पे, अब हर रकम बबल करेगी ना, ये नजर अच्छा आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब जब मैं चलाऊंगा तो तुम्हें हर हर जगह पे तुम्हें बबलिंग नजर आएगी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, खत्म हो गया। अब दोबारा शुरू। ठीक है, बबलिंग क्या है, स्वैपिंग हो रही है ना। अब वो चलती जा रही है। अच्छा, ये चलता जाएगा, पता नहीं कब तक चलेगा, जब तक बेसिकली सबसे छोटी वैल्यू शुरू में नहीं आ जाती। सबसे छोटी वैल्यू 1 थी, वो ये पड़ी हुई है एंड पे। ये क्यों नहीं स्वैप हो रही? अब ये देखो, प्रॉब्लम्स ऐसे ही पता चलते हैं। मेरी बाकी सारी अरे ठीक चल रही है, लेकिन ये आखिरी वैल्यू जो 1 थी, ये शामिल नहीं हो रही फॉर सम रीजन। आई थिंक ये इसलिए शामिल नहीं हो रही होगी कि मेरा लूप जो है मैं 16 तक लेके गया हूँ। आई थिंक 18 तक जाना चाहिए था, लेकिन मेरा स्टिल ख्याल है यार 18 तक नहीं जाना चाहिए। मेरा स्टिल ख्याल है कि ये 16 तक ही जाना चाहिए। अच्छा, ये प्रोग्राम है बुक में। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही होएगा जैसे मैंने बनाया हुआ था। मैं ये देखना, हाँ ये 18 तक लेके गया। दिमाग नहीं मानता 18 तक, पता नहीं क्यों। तो मैंने पहले सोचा है कि मैं 18 तक लेके जाऊँ, चलो खैर, नो प्रॉब्लम। तो अब अगेन M1103। क्या भाई, सबसे आसान तरीका आपके लिए ये है, इसको कि इस 1 को फॉलो करो। ठीक है, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इसको फॉलो करो। तो ठीक है, इसको देखते रहो। ये बबल करके इधर आ गया। अब हर इटरेशन में ये बबल करके पीछे जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसने एंड पे जाके बिल्कुल वो होना है, पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, इसको ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे यकीन है कि ये सॉर्टेड है। तो पहली रकम 1 है, दूसरी 9 है, तीसरी 10 है, फिर 11 और सो ऑन ना, मतलब सॉर्टिंग हो गई। तो इनको प्रोग्राम्स को ट्रबल शूट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और बस अब आपका टाइम भी गुजर गया है, वो जो प्रैक्टिस का टाइम था वो निकल गया है। बस अब मुश्किल से मुश्किल ही होना है। बस अब इस तरह से होएगा कि बेसिकली जो लिखे हुए प्रोग्राम्स है ना, उनको हम सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, बनाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बात करना चाहो तो ये बुक में है, बस एक ही प्रोग्राम है सिर्फ 3.3 में। ठीक है, और कोशिश कर लो ये हाथ से लिख लो, बस उसके बाद तो खैर मौका मिलना ही नहीं हाथ से लिखने का। तो कोशिश करो, कर लो। अब आज जो है वो सर्च करने की कोशिश कर लो। ठीक है, कि तुम्हारे पास 10 नंबर्स हैं, और मैं तुम्हें एक कोई भी नंबर देता हूँ, तुमने सिर्फ सर्च करना है और यस नो करना है एंड पे कि भाई वो नंबर अरे में मौजूद है या नहीं। बस हमारा काम सिर्फ इतना होएगा कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई वो नंबर अरे में मौजूद है या नहीं, दैट्स इट। तो सर्चिंग का एल्गोरिथम अगेन अगर करोगे तो मुझे दिखा देना नेक्स्ट टाइम, मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा। नहीं करोगे तो मुझे जाने दो।